आज हम बात करने वाले हैं भारत के शायद सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के बारे में। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी जिंदगी अनजाने रहस्यों को सुलझाने में गुजरी, लेकिन उसकी अपनी मौत, वो खुद आज देश की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बन गई है। यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर है। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो हमें साइंस और सुपर नेचुरल दुनिया के बीच की उस धुंधली सी लाइन पर ले जाती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या गौरव ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। उस दिन दिल्ली के द्वारका में उनके अपार्टमेंट का एक बाथरूम अंदर से बंद था। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर जो नजारा था उसने हर किसी को सच में हैरान करके रख दिया। गौरव तिवारी बाथरूम के फर्श पर पड़े मिले। उनकी गर्दन पर एक पतला सा गहरा काला निशान था, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब था उनके सर पर बना एक गोल काला निशान। खैर, ऑफिशियल रिपोर्ट तो ये कहती है कि मौत दम घुटने से हुई, मतलब एस्फिक्सिएशन, पर यह जवाब कम और भी ज्यादा सवाल ज्यादा लग रहा था। देखिए, गौरव हमेशा से ऐसे नहीं थे। वो एक स्केप्टिक की तरह बड़े हुए और उनका सपना एक कमर्शियल पायलट बनने का था। इसके लिए वो फ्लोरिडा भी गए, लेकिन वहीं कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही मोड़ दी। उनके अपार्टमेंट में बड़ी अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी चीजें अपने आप गिरती थीं, तो कभी हंसने की अजीब आवाजें आती थी। ये सब इतना रियल था कि उन्होंने पायलट बनने का सपना छोड़ दिया और पैरानॉर्मल की दुनिया में रिसर्च शुरू कर दी। और फिर 2009 में वो भारत वापस आए और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत की। ये गौरव का मानना था, उनका मोटो था। वो कहते थे कि जिस चीज को हम समझ लेते हैं उससे हमें डर नहीं लगता। और बस इसी एक सोच के साथ वो निकल पड़े भारत की सबसे डरावनी मानी जाने वाली जगहों की सच्चाई पता लगाने, कि आखिर इस डर के पीछे है क्या। गौरव किस हद तक जा सकते थे, ये समझने के लिए उनका एक केस ही काफी है। ये मामला था एक ऐसे हॉस्पिटल के मुर्दाघर का जिसे हॉन्टेड माना जाता था, जहां का स्टाफ अक्सर अजीब आवाजों और एहसासों की शिकायत करता था। अब देखिए, जांच का तरीका ही कितना खौफनाक था। टीम के एक मेंबर को मुर्दा घर की उस मेटल ट्रे में लेटना था जिसमें डेड बॉडीज रखी जाती हैं, और फिर उसे अंदर बंद होना था। जब पहला मेंबर डर के मारे पीछे हट गया तो गौरव ने कहा, मैं करूंगा। वो सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल हदें भी पार कर रहे थे। एक रिकॉर्डर लेके वो उस अंधेरी ठंडी दराज में लेट गए। चारों तरफ लाशें थीं। अंदर गौरव को बिल्कुल शांति महसूस हुई, कोई आवाज नहीं। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब वो बाहर आए और रिकॉर्डिंग प्ले की। सबके रोंगटे खड़े हो गए। रिकॉर्डर में दो आवाजें कैद हुई थीं। एक कांपती हुई आवाज कह रही थी, मेरी मदद करो, और दूसरी आवाज जवाब दे रही थी, क्या तुम्हें लगता है वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं? और ये आवाजें गौरव ने अपने कानों से नहीं सुनी थीं। खैर, भारत लौटने के बाद गौरव और उनकी टीम ने एक से बढ़कर एक केस इन्वेस्टिगेट किए। इनमें से एक था दिल्ली के कड़कड़ुमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स का मामला। ये एक ऐसा केस है जिसके बारे में उन्होंने पब्लिकली ज्यादा बात नहीं की, लेकिन अपनी किताब में इसका जिक्र जरूर किया। तो हुआ ये कि कोर्ट के जजों और वकीलों ने एक सफेद परछाई जैसी चीज देखने की शिकायत की थी। सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा कि रात में कंप्यूटर अपने आप ऑन और ऑफ हो रहे हैं। लाइब्रेरी में फाइलें दराजों से खुद ब खुद निकलकर गिर रही हैं। टीम ने वहां के नाइट वॉचमैन त्यागी से बात की और उसने भी इन सब घटनाओं को कंफर्म किया। लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो अब आता है। जब टीम ने वापस आकर अपनी रिकॉर्डिंग्स चेक की तो उन्होंने देखा कि चौकीदार त्यागी के साथ उनकी जो भी बातचीत हुई थी वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मतलब ना कोई ऑडियो, ना कोई वीडियो, कुछ भी नहीं। और जब अगले दिन उन्होंने त्यागी के बारे में पता किया तो जो जवाब मिला वो होश उड़ाने वाला था। उन्हें बताया गया कि त्यागी की मौत तो उनकी जांच से एक रात पहले ही हो चुकी थी। तो सवाल यह है कि गौरव और उनकी टीम आखिर किससे बात कर रही थी। गौरव की जिंदगी का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भानगढ़ किले की जांच के दौरान आया। आपको पता ही होगा, भानगढ़ को भारत की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है, जहां सरकार ने भी सूरज ढलने के बाद एंट्री बैन कर रखी है। पूरी रात किले में गुजारने के बाद जब टीम को कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो गौरव ने कैमरे पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि यहां कोई आत्मा नहीं है और अगर कोई सनसेट के बाद यहां आया तो उससे सिर्फ वो मिलेंगे। कई लोग मानते हैं कि यह बयान किले की शक्तियों को एक खुली चुनौती थी, एक ऐसी गलती जिसकी कीमत शायद उन्हें बाद में चुकानी पड़ी। इस भानगढ़ वाले केस के बाद गौरव के बर्ताव में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। उनकी टीम के कुछ मेंबर्स को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उन पर किसी चीज का साया है,
या फिर हो सकता है कि उनके काम का जबरदस्त मेंटल प्रेशर अब उन पर हावी हो रहा था। वो काफी परेशान रहने लगे थे। और फिर अपनी मौत से ठीक 1 महीना पहले गौरव का ये डर और परेशानी सबके सामने आ गई। उन्होंने अपने परिवार को कुछ ऐसा बताया जिसने उनकी चिंताएं और बढ़ा दीं। गौरव ने अपनी पत्नी और परिवार से कहा कि एक बहुत ही एग्रेसिव और बदला लेने वाली आत्मा उनके पीछे पड़ गई है। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अब ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। जरा सोचिए, ये शब्द उस इंसान के थे जिसका काम ही आत्माओं की पड़ताल करना था। उनकी मौत से ठीक पहले के जो घंटे थे वो काफी तनाव भरे थे। 6 जुलाई की रात को वो दिल्ली के जनकपुरी में एक केस से देर से घर लौटे। अगली सुबह 7 जुलाई को उनके काम को लेकर, उसके खतरों को लेकर उनकी पत्नी से उनकी काफी बहस हुई। बहस के बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में चले गए और फिर कुछ ही मिनट के बाद अंदर से एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई और सब कुछ शांत हो गया। तो आज भी गौरव तिवारी की मौत पर 2 थ्योरीज आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है ऑफिशियल थ्योरी, जो कहती है कि ये एक दुखद सुसाइड था। शायद उनके काम का स्ट्रेस, वो लगातार अनजाने के साए में रहने का साइकोलॉजिकल प्रेशर, ये सब बहुत ज्यादा हो गया था। दूसरी तरफ उनका परिवार और उनके फैंस हैं जो इसे एक सुपरनैचुरल अटैक मानते हैं। वो गौरव की अपनी बातों का, उनके शरीर पर मिले उन अजीब निशानों का और उनकी टीम के उस मेंबर के दावे का हवाला देते हैं जिसने कहा था कि मौत से 1 दिन पहले गौरव की आवाज फोन पर ऐसी लग रही थी जैसे वो किसी के वश में हो। तो सवाल आज भी वहीं का वहीं है, क्या गौरव अपने ही काम के जबरदस्त दबाव का शिकार हो गए, या फिर जिस अंधेरी दुनिया के राज खोलने में उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी, उसी दुनिया ने उन्हें अपना शिकार बना लिया? शायद इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए उस बंद बाथरूम के दरवाजे के पीछे ही कैद रहेगा।